इतना डिप्रेस हो गया कि मैं सुसाइड करने की सोचने लगा और मैंने एक दो बार अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कर ली। गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल में जाके हमारे घर वालों ने भर्ती करा दिया। उन्होंने कहा ये अगर घर रहेगा तो ये पागल हो जाएगा या ये सुसाइड कर लेगा। अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो भैया सारी दुनिया सेल कर दो, तुम सब प्रॉफिट में उठोगे। इंट्राडे में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना और ज्यादा मुश्किल। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वे ऑफ अर्निंग इजी मनी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। दीपक सर, अगर अपन शुरुआत करें कि स्टॉक मार्केट से आप किस तरह से इंट्रोड्यूस हुए, उस जर्नी को हम जानना चाहते हैं कि आप मार्केट में कैसे आए और क्या आपकी जर्नी भी वैसी ही थी जैसे हर रिटेलर की जर्नी होती है कि जहाँ पे पहले आता है, इधर उधर की चीज़ें देखता है, फिर उसको एक बात पता चलती है कि ऑप्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है और फिर वहाँ से जो उसका डाउनफॉल शुरू होता है। क्या उसी तरह की जर्नी थी या इसमें कुछ अलग ट्विस्ट था? बिल्कुल यही जर्नी थी, लेकिन मेरी जर्नी थोड़ी पहले शुरू हो गई थी क्योंकि फाइनेंस जो है वो मेरा शुरू से सब्जेक्ट रहा है जी। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था देखने में कि दुनिया में क्या हो रहा है, डॉलर कहाँ चल रहा है, डॉलर इंडेक्स क्या है, अपना निफ्टी कहाँ चल रहा है। और मैं ये सब निफ्टी को मैं तब से ट्रैक कर रहा हूँ जब मैं 12th के बाद मैंने अपना एक 18 जब मैं हुआ तो मैंने तभी एक अकाउंट खोल दिया अपना डीमैट का। और ये कब की बात है? 1995 की। अच्छा, उतनी भी पुरानी नहीं है। हाँ, लेकिन 30 साल हो गए, 35 साल। तो वहाँ से अपन ने एक अकाउंट खोल लिया। और उस वक्त क्या था कि जब मैं क्लास 10th कर रहा था तो क्लास 10th की जब छुट्टियाँ हुई तो मैं बहुत शरारती बच्चा था, तो मेरी मम्मी कहती थी जाओ इसे, मेरे फादर से, कि जाओ इसे अपने साथ फैक्ट्री ले जाओ। तो हम लोगों का सिरेमिक केमिकल्स का काम था। अच्छा। तो पापा मुझे रोज़ सुबह जो है अपने साथ ले जाते थे और मैं वहाँ बैठता था पापा के साथ, तो मैं काम सीखने लगा। तो क्लास 10th के बाद ही मैंने अपने फादर को एक तरह से ज्वाइन कर लिया बिजनेस में। फिर हाई स्कूल हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बन गया इसमें अपना स्टॉक मार्केट में। लेकिन तब से लेके और 2016 तक मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। अच्छा, 1995 से लेकर 2016 तक कोई लॉस नहीं हुआ। 20 साल तक आप प्रॉफिटेबल रहे। हाँ, वो क्यों रहा मैं उसके पीछे ये था कि दिस वॉज नॉट माई प्राइम बिजनेस। मेरा जो सिरेमिक का मैं काम कर रहा था वो मेरा बहुत अच्छा काम था, मतलब उसमें इतना बढ़िया काम था कि मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। और उस वक्त मेरे को ये समझ आया कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, लेकिन मेरे को ये पता था कि टॉप 10 कंपनीज इंडिया में कौन सी हैं, क्योंकि काम ही आपका वो था। तो मैं उस वक्त थोड़ी समझ रख रहा था। तो तब भी रिलायंस टॉप 10 में ही आती थी, आज भी रिलायंस टॉप 10 में है। तब भी टॉप पे आती थी, आज भी टॉप पे है। HDFC बैंक तब भी प्रीमियम बैंक था, आज भी प्रीमियम है। बैंक नहीं था, मतलब पेरेंट कंपनी थी। ITC तब भी बहुत अच्छा स्टॉक था, आज भी बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर तब भी बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है। और वो ग्रेडिंग आज तक चेंज नहीं हुई। टॉप 10 स्टॉक्स में मेरे ख्याल से 1 या 2 ही स्टॉक होंगे जो नए आए हैं और जो पुराने निकले हैं। अदरवाइज टॉप 10 ने अपना वो डेकोरम मेंटेन करके रखा है और कंटिन्यूसली वो अपनी उसी तरह से, जैसे देश बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं चीज़ों के, महंगाई बढ़ रही है, तो उनके भी प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और वो देश के साथ ग्रो कर रहे हैं पिछले 20, 25, 30 साल से। तो मैं क्या करता था जी, उस टाइम में 700 रुपये का रिलायंस होता था, फिर वो स्प्लिट हो गया या बोनस आया था, उस पर कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि रिलायंस ने अपनी पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 2 या 3 बार ही बोनस दिया, उन्होंने बाकी दिया ही नहीं है। जबकि विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर में लोग बन गए, मतलब अरबपति, करोड़पति तो छोड़ो, 100 करोड़ रुपए लोगों ने कमा लिए अगर उस टाइम किसी ने इन्वेस्ट किया और आज तक होल्ड किया। तो रिलायंस का वो 462 रुपये का कुछ फ्यूचर होता था और उस टाइम फ्यूचर भी 1000 क्वांटिटी का था। तो मैं एक लॉट ले लिया मैंने। अब मेरे पास टचवुड भगवान की कृपा ऐसी थी, बिजनेस में पैसा बढ़िया था। अगर वो 50 रुपये गिर गया तो मैंने एक और ले लिया, वो और 50 गिर गया, मैंने एक और ले लिया। तो मैं उसको एवरेज करता रहता था, एवरेज डाउन करता रहता था। और मतलब ऐसा भी हो गया कि कई दफ़ा मेरे पास 10 लॉट भी हो गए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है 5, 7, 10 लाख अगर M2M देना भी पड़ जाए, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये रिलायंस है, ये तो चलना ही है। अगर ये नहीं चलेगा तो देश भी नहीं चलेगा। मतलब अगर आपका पैसा रिलायंस में लग के नहीं बढ़ रहा आज की तारीख में, तो ये समझ लीजिए कि आपका पैसा घर रख के भी नहीं बढ़ने वाला। इंडिया में कहीं पे भी लगा दीजिए, वहाँ पे बढ़ने वाला है नहीं वो।
तो उस वक्त क्या था जी, मैं ऐसे लेता रहता था, 2 4 6 महीने एवरेजिंग में कई दफ़ा लग जाते थे और मैं प्रॉफिट में निकल जाता था। तो ये मेरा सिलसिला पिछले करीब 15-20 साल चलता रहता था। मेरा विदेशों में भी काफ़ी काम था, तो मैंने अगर आज कोई पोजीशन ले ली और मैं 15 दिन नहीं लूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि रिलायंस में मेरा पैसा लगा हुआ है तो ये क्या होगा। और कभी ऐसा होता भी था तो उस टाइम में ऑनलाइन सिस्टम इतने नहीं थे, ब्रोकर आपके घर ही आ जाता था और वो घर पे ही से ही चेक ले जाता था और इन दोनों तो चेक के अगेंस्ट में लिमिट भी मिल जाती थी, सब काम हो जाते थे। अभी तो ये लिमिट नहीं मिलती, उस टाइम में तो आपके पास अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए हैं तो वो 1 करोड़ का भी आप सौदा लेके जा सकते थे और ब्रोकर खुले हाथ से लिमिट भी दे रहे थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर मेरे दिमाग में किसी ने, मतलब 2015 तक मेरा ये चलता रहा। इस बीच में मेरा जो कोर बिजनेस था वो भी काफ़ी ग्रो हुआ, लेकिन 2012 और 13 के बाद एकदम से उसमें टेक्नोलॉजी शिफ्ट आ गया। अब टेक्नोलॉजी शिफ्ट ये होता है कि पहले कोई प्रोडक्ट ए बाज़ार में चल रहा होता है, वो ऑल ऑफ ए सडन उसकी डिमांड ख़त्म, अब बी आ गया। अब मैं इसका उदाहरण ऐसा देता हूँ, मैंने और भी पहले भी अपने एक आध पॉडकास्ट में बोला है कि पहले जैसे कैसेट चला करते थे, ऑडियो कैसेट, बिल्कुल, फिर वो सीडी में तब्दील हुए, फिर वो सीडी भी पेन ड्राइव में हुई, अब यूट्यूब और स्पॉटिफाई और ये सब आ गए हैं प्लेटफॉर्म। तो दिस इज़ अ टेक्नोलॉजिकल, मतलब टेक्निकल शिफ्ट है। एक प्रोडक्ट ख़त्म हुआ, नया प्रोडक्ट आ गया। ऐसे ही सिरेमिक में मेरा जो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मार्केट में उसकी डिमांड, और जो नया प्रोडक्ट था जो उसमें कैपेक्स लगने वाला था और जो इन्वेस्टमेंट होने वाली थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगा कि ये हम करके शायद कमा ना पाएँ। तो डिसीज़न ये लिया गया मेरे द्वारा कि भाई अब इस काम को बंद करना पड़ेगा, तो कुछ और काम करते हैं। तो जर्नी इतनी इजी नहीं रही 2012-13 के बाद, या एक्चुअली 15 के बाद। कुछ पैसे मेरे पास मेरे बिजनेस बंद करके जो आए वो मैंने कहीं ब्याज पे लगा दिए, वो पैसे ही मर गए। उसके बाद मैंने 3-4 और बिजनेसेस करे, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में बड़ा पॉपुलर है कि जिसके पास पैसा है और उसको अकल कुछ नहीं है तो वो बिल्डर बन जाता है। एक ज़मीन लेता है, उस पर मकान बनाता है और वो बेच देता है। तो हमने ये भी ट्राई किया, लेकिन उसमें एक रेपुटेशन नहीं मिल रही थी उतनी अच्छी, और ऐसा लगा कि ये अपने लेवल का काम नहीं है, तो वो नहीं करा। फिर एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम और जो उसका रिटर्न था वो अपने माफिक नहीं था, क्योंकि हमने पहले लाखों और करोड़ों देखे और रिटेल में अब हम 100 और 50 और 500 देख रहे थे। तो जब आप, मतलब ये एक साइकोलॉजी है कि जब आप एक बड़े बिजनेस में एक बड़ा पैसा आते जाते देखते हैं तो आप छोटा व्यापार रिटेल वाला नहीं कर, गल्ले पे नहीं बैठ सकते, काम करने में मजा नहीं आता। क्योंकि हमारा जो वो था प्रोडक्ट वो ऐसा था कि 300 रुपये किलो से तो शुरू ही होता था, अब 1 टन माल गया 3 लाख रुपए आ गए। तो उसमें क्या था, एक स्केलेबल बिजनेस था वो, और काफ़ी हमने स्केल भी किया उसे मेरे आने के बाद। लेकिन अब ये 200, 500 और पूरे दिन में 20,000 में मज़ा नहीं आ रहा था, तो वो मैंने उसे वाइंड अप कर दिया। तो फिर मैं इस पे आ गया, फुल टाइम ट्रेडर बन गया। अब जब मैं फुल टाइम ट्रेडर बन गया तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैंने रिलायंस में पैसा लगाया और ये रिलायंस 6 महीने नहीं बढ़ा तो मेरे को तो मंथली एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए, भाई आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो आप ये तो नहीं कर सकते कि 6 महीने आप पैसे डाले जा रहे हो और 7वें महीने आपको पैसा मिल रहा है, वो तो फिर बिल्डर ही हो गया। लेकिन मुझे तो भाई घर चलाना था अपना, बच्चे मेरे ग्रो कर रहे थे, फैमिली थी। तो मैंने कहीं से उड़ता उड़ता सुना ऑप्शंस, जैसे अभी आपने कहा। अब ऑप्शंस पहले मैं बाय करता था, फिर बाइंग में भी बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस टाइम में एक शेयर होता था, 2012-13 की बात बता रहा हूँ मैं, जब मेरे को ऑप्शंस पता लगा क्या होता है, या शायद उससे भी 1-2 साल पहले की बात होगी। तो एक शेयर था जो 20 रुपये से उठ के एकदम 100 रुपये हो गया। अच्छा। 3 दिन में, शायद 4 दिन में। उस शेयर का नाम था RNRL। वो अनिल अंबानी जी की कंपनी थी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, कुछ उसका RNRL नाम था। उसमें ये था डे 1 से कि ये कोई गैस की पाइपलाइन डालेंगे और उसमें जो है मतलब वो होगा। उसमें आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ, लेकिन शेयर 20 रुपये से 100 रुपये हो गया। उन्होंने सबको चिपका दिया अपना माल, और वो खुद बाहर हो गए। तो उसमें क्या हुआ कि हमें उस टाइम में किसी ने बताया कि ये ऑप्शन होती है। अच्छा। तो अब हमें तो वो रिलायंस की एवरेजिंग वाला ध्यान था, तो हमने पहले दिन वो ऑप्शन ली थी शायद 25 रुपये की,
एक लॉट। अब 25 रुपए की वो ऑप्शन ली तो उसमें कुछ 40-50 हज़ार जो भी लगे होंगे, मुझे अब एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन पैसे की अपने को कमी नहीं थी भाई उस वक्त। तो 25 की 20 आ गई, हमने एक और ले ली। वो 20 की 15 आ गई, हमने एक और ले ली। वो 10 आ गई, हमने भाई सब 4 लॉट और ले लिए। वो अल्टीमेटली 50 पैसे रह गई। तो मैंने कहा दीपक अब तो 1 लाख खरीद लो। मैंने भाई साहब उस पर 1 लाख उसकी क्वांटिटी खरीद ली। मैंने कहा 50,000 ही तो लग रहे हैं। अब वो मैं रोज देखता था, मुझे लॉस वहाँ दिखाई देता था। आपको वो एक्सपायरी वाला चीज पता नहीं था? एक्सपायरी वाली चीज पता नहीं थी। अच्छा। अब मेरे को ध्यान है वो टाइम भी कौन सा था, जनवरी से फरवरी में हम शिफ्ट हुए। हाँ। अब मैं सुबह देख रहा हूँ तो मेरी पोजीशन ही नहीं है। अब मेरे बड़ा परेशान, मैंने कहा वो मेरे 4-5 लाख रुपए लगे हुए थे भाई, वो कहाँ गए ऑप्शन में? तब मंथली एक्सपायरी होती? तब मंथली एक्सपायरी होती थी, वीकली तो कुछ होती नहीं थी। अब मैं ब्रोकर को फोन कर रहा हूँ तो वो कह रहा है सर वो तो एक्सपायर हो गया, वो तो खत्म, वो तो प्रोडक्ट ही अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो कल तक था, आज नहीं है। तो बड़ा मतलब इट वॉज ए शॉक टू मी। मतलब मैं तो झटका खा गया। खैर वो भी कोई बहुत बड़ा झटका नहीं था। तब कितने गए थे? 4-5 लाख रुपए गए थे, लेकिन तब मेरा बिजनेस चल रहा था तो मुझे कोई बड़ा टेंशन नहीं थी। मतलब वो मैं वहां से कमा के पूरे कर सकता था। अब जी हुआ क्या कि मैं थोड़ा थोड़ा ऑप्शन को समझने लगा। तो समझते समझते किसी ने ये समझा दिया कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं है भाई, उसके लिए चार्ट, मोमेंटम, ये वो सब समझना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसा है। अच्छा। तो भाई लगा भाई बड़ा काम करना है, महीने के 3-5 लाख रुपए भी बनाने हैं, तो ऑप्शन सेलिंग में घुस गए। और वो ऐसे घुसे कि उसमें मैं तो क्या घुसता और कमाता, लेकिन मार्केट को मैंने करीब करीब समझिए कि लोग 5 फिगर 6 फिगर कहते हैं, मैंने 8 फिगर में पैसे दे दिए। नंबर बता दीजिए। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1 करोड़ ऑफ रुपीज, या 2 भी टच कर रहा है वो फिगर। अच्छा। अब मैं बड़ा परेशान कि भाई मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मैं, किसी ने कहा भाई कोई एक जगह है वहाँ चले जाओ, उससे सीख लो, ये सिखाता है, ये बताता है। मतलब आप 2015 से 2018 तक की मेरी हालत ये थी कि किसी ने कहा, मैं गाजियाबाद रहता हूँ, नोएडा मेरा ऑफिस है, किसी ने कहा जी आप आगरा चले जाओ, तो मैंने गाड़ी उठाई और मैं आगरा पहुँच गया सीखने के लिए। किसी ने कहा जयपुर चले जाओ, मैं जयपुर चला गया डेस्परेट सीखने के लिए, क्योंकि मेरे को ये था कि भाई मेरा पैसा गया है तो मुझे वापस तो लाना है। किसी ने कहा अहमदाबाद चले जाओ, मैं अहमदाबाद चला गया। किसी ने कहा चेन्नई चले जाओ, मैं चेन्नई चला गया। किसी ने कहा बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे। आप ये देखिए कि मैंने अपनी स्कूलिंग में नर्सरी से लेके 12th तक में शायद मेरे पिताजी ने 2-2.5 लाख रुपए खर्च किए होंगे मेरी पूरी स्कूलिंग पे, लेकिन 2015 से 2018 तक मैंने 25-30 लाख रुपए अपनी लर्निंग पे खर्च कर दिए, लेकिन मेरा लॉस फिर भी नहीं रुक रहा था। और 2017-18 में एक फेज ऐसा आया, शायद 19 में आया, कि मैं इतना डिप्रेस हो गया कि मैं सुसाइड करने की सोचने लगा। और मैंने 1-2 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कर ली, इतना ज़्यादा और डिप्रेशन में मैं आ गया। तो हम गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल में जाके हमारे घर वालों ने भर्ती करा दिया। उन्होंने कहा ये अगर घर रहेगा तो ये पागल हो जाएगा या ये सुसाइड कर लेगा। अब डिप्रेशन में जब आप भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में तो बड़ी एक अजीब सी कंडीशन होती है कि एक तो आपकी दवाई चल रही होती है और आप कुछ कर तो सकते नहीं है वहाँ। भाई कोई पैर में दर्द हो तो मैं उसे बताऊँ कि भाई मेरे पैर में दर्द है। अब डिप्रेशन में तो बस वो मुझे सेडेटिव दे देते थे, मैं 8 घंटे सोता रहता था, फिर मैं उठता था, फिर मेरे वही ख्याल आने लगते थे, फिर मेरी फैमिली मिलती थी, दे ट्राई टू एनकरेज मी। तो ये सब चलता रहा, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं वहाँ लेटे लेटे ना ये एक बात दिमाग में घूमती रहती थी कि मेरा पैसा जा आ रहा है, मेरा पैसा जा आ रहा है, अगर कोई तो कमा रहा है। और इन दिनों मैं ट्विटर पे देखता था 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 25 लाख के M2M दिखते थे, कोई ये भाई, कोई वो भाई, कोई ऐसा, कोई वैसा। भाई बड़ा मतलब समझ ही नहीं आ रहा। खैर मैंने उन्हें भी कांटेक्ट किया, वो सब लोग जो थे, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से जितनी उनकी समझ थी और जितना मैं समझ सकता था सबने सिखाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों ने नहीं सिखाया, किसी ने फ्री सिखाया, उनका मैं ग्रेटफुल हूँ। किसी ने पैसे लेके सिखाया, मैं उनका और ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। किसी ने एक्सपीरियंस दे के सिखाया कि हम बाजार में सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ ना सिखा रहे, उसका भी मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं ये सीख पाया। सीख गया, हाँ। लेकिन मैं
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। फिर मैं 3-4-6 महीने मार्केट से बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में घूमे जा रहा था, क्योंकि मैंने किताबों में लोगों के जा के ये समझा और सीखा था कि F&O तो ज़ीरो सम गेम है। यानी आपका पैसा मेरे पास, मेरा पैसा इनके पास, इनका पैसा किसी और के पास, या अगर हम तीनों लूज़र हैं तो चौथा कमा रहा है, और हम चारों लूज़र हैं तो पांचवा कमा रहा है। पैसा यहाँ का यहीं मूव हो रहा है, लेकिन वो पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा। जैसे कि आज आप एक रिलायंस का शेयर खरीद लें, आपने 3,000 रुपये खरीदा और वो 45 हो गया, तो आपकी वेल्थ जनरेशन हुई, वो पैसा कहीं से बढ़ा, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट में 2 कंपोनेंट होते हैं, प्राइस और टाइम। तो आपने प्राइस तो पे किया खरीद के, प्लस और टाइम भी दिया, तो वो पैसा आपका ग्रो हुआ। लेकिन F&O में तो कुछ ऐसा है ही नहीं भाई। अगर मैं हार रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो पैसा जा रहा है। और यही एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, कि मुझे ये समझना ज़रूरी हो गया था कि ये मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। और अगर कोई आप कमा पा रहे हो तो मैं क्यों नहीं कमा पा रहा। मैंने अपनी इस इच्छा को मरने नहीं दिया। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई वाइफ, टू माई फैमिली, मेरे फादर मदर, मेरी वाइफ, दे सपोर्टेड मी अ लॉट। जनरली ऐसे टाइम में लोगों के घर में झगड़े, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, लेकिन मेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। मेरी वाइफ ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया।